वही हो गया ना। ब्लैक है तो हम कर दे रहे हैं। हो गया, चलो 10 सेकंड काट देना बस। इसके आगे इसके आगे वाले वीडियो में हमने मिरर पढ़ा था, ठीक। और अब मिरर कंप्लीट होने के बाद अब रिफ्रैक्शन में जब हम आ गए तो रिफ्रैक्शन के अंदर हम लेंस को भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन का जो डेफिनेशन होता है क्या होता है कि बेंडिंग अ लाइट where light passes from one medium to another medium, one medium to another medium with different optical density। अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो रही है और उसके ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, दैट कॉल बी रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन का मतलब ये भी होता है, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, परावर्तन में क्या था, कोई भी लाइट जा रही थी और टकरा के वापस आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो रिफ्रैक्शन है उसमें वो टकरा के वापस नहीं आएगी, वो उसको छेदते हुए अंदर चली जाएगी। जिस तल से वो टकराएगी उस तल को वो छेदते हुए अंदर चली जाएगी। वो डिपेंड करती है कि वो किस मीडियम में से किस मीडियम की तरफ गमन कर रही है। माध्यम मीडियम मतलब माध्यम, मतलब डेंसर मीडियम है या रेयरर मीडियम है, दो मीडियम आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो हम डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डेफिनेशन लिखने का कोई फायदा नहीं, मैं आपको रेयरर और डेंसर मीडियम के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक है। रेयरर और डेंसर मीडियम किसे कहते हैं, देखिए। अगर मैं यहाँ पे एक कांच को एक कांच का ग्लास लाता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक कांच का ग्लास लाता हूँ और इसमें पानी भर देता हूँ, अगर मैं इसमें पानी भर देता हूँ, इस कांच के ग्लास में अगर मैं पानी भर देता हूँ, पानी 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 भर देता हूँ, तो अगर इसमें एक लाइट आ रही है, अगर इसमें एक लाइट आ रही है, ठीक है, मान लीजिए ऊपर से एक लाइट रे आ रहा है। जब ये लाइट रे इसके अंदर इन करेगी ना, तो जब ये लाइट रे इसके अंदर इन करेगी तो वो अभी जो बाहर का जो ये मीडियम है, बाहर का ये जो एयर वाला मीडियम है, ये रेयरर मीडियम था, विरल माध्यम था। विरल माध्यम मतलब, विरल माध्यम क्या मतलब क्या होता है, जिसके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर हों, ठीक है, जिसके पार्टिकल्स दूर हो एज कंपेयर जिस माध्यम में आप एंटर कर रहे हो, जिस मीडियम में आप एंटर कर रहे हो, उसके उसके पार्टिकल से इधर वाले जो एयर पार्टिकल्स है वो थोड़े थोड़े दूर होंगे। एयर पार्टिकल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर होंगे एज कंपेयर ऑफ वाटर। अब वाटर के बाद जो इस ग्लास में जब लाइट प्रवेश करेगा तो इसके पार्टिकल बहुत पास पास है, इसीलिए ये सॉलिड है। जब यहाँ से लाइट यहाँ तक आया तो ये लाइट की स्पीड स्लो होगी, फिर जब इस माध्यम में ये ग्लास के कनेक्ट में आएगा ना, तो इस पर इसका जो लाइट रे है वो और स्लो हो जाएगा। और मतलब जिस मतलब मान लीजिए ये ग्रेटर होगा, ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर ये उससे थोड़ा सा कम होगा, और जब ये ग्लास में पहुंचेगा ना तो सबसे कम हो जाएगा। तो ये बताता है इसके कंपेयर में, ये आप चाहे वाटर के कंपेयर में ग्लास को ले लीजिए, तो वाटर जो होगा ना वो रेयरर होगा, और जो ग्लास होगा ना वो होगा डेंसर। अगर आप इसके वाटर और देखिए, वाटर जो आपका कहलाएगा, वाटर जो होगा वो आपका रेयरर होगा, और जो ग्लास होगा वो आपका डेंसर होगा, ठीक है। ग्लास और वाटर ये आपका रेयरर और डेंसर होता है, ठीक। इस तरीके से आप ग्लास और वाटर को रेयरर और डेंसर में नापते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए, रिफ्रैक्शन मतलब एक्चुअल होता क्या है, ठीक है। जब भी आप देखोगे ना कहीं पर भी, तो रिफ्रैक्शन का माध्यम क्या होगा, देखिए, रिफ्रैक्शन जो भी प्रविष्ट हो सकता है ना वो तीनों जगह में हो सकता है। जैसे कि अगर आप चाहोगे गैस में दिखाना तो गैस का भी बताइए, गैस में तो गैस का, और लिक्विड में, ठीक है, और इधर सॉलिड में, ये तीनों में हो सकता है। जैसे कि आपने तारों का टिमटिमाना देखा होगा, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना देखा होगा, ठीक है। सूर्य जब सनराइज होता है और सनसेट होता है, देख, जब सनराइज होता है और सनसेट होता है, उस सनराइज के 5 मिनट पहले ही सूर्य की किरणें आपको दिखने लग जाती है, लेकिन सूर्य अभी पूरे तरीके से
आपको दिखता नहीं है, बट फिर भी आपको सूर्य की किरणें दिखने लग जाती है, इसलिए आप समझ जाते हो कि सूर्योदय होने वाला है, ठीक है, 5 मिनट पहले ही। और सनसेट के 5 मिनट बाद तक आपको सूर्य की किरणें दिखती रहती है। उसका रीजन यही है कि जो वायुमंडल में मौजूद आपके जो एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस है ना, वो गैसेस उस पर जो लाइट रे है सन की वो उस पर पड़ रही है, और वो गैसेस के थ्रू आपको वो रिफ्रैक्ट करके ऐसे गैसेस में मिलके, और वो आपको जो गैसेस ऐसे से वाइब्रेट कर रही है ना, वो आपको ऊपर की तरफ दिखा रही है कि देखो 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 मैं निकल रहा हूँ, देखो 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 मैं निकल रहा हूँ या तो मैं डूब रहा हूँ, ठीक है, मैं निकल रहा हूँ या मैं तो डूब रहा हूँ। इसका एक और एग्जांपल देखोगे, जब आप कोई लड़का खड़ा है इधर में और कोई लड़की खड़ी है, तो अगर बीच में इनके बीच में तो एयर है, अब अगर हो तो आप एयर, बिना एयर के थोड़ी ना सांस ले पाओगे, ठीक है, तो अब एयर है। अब क्या है देखिए, अब ये जो लड़का है ना इस लड़की को देख रहा है, लेकिन उनके बीच में एयर है, वो दूर रहेगी ना थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगी, नजदीक आएगी तो थोड़ा साफ साफ दिखेगी। ये चीज आपने महसूस किया होगा जब ओस पड़ रहा होगा, तब महसूस किया होगा, ठीक है, कि वो दूर है ना तो धुंधला धुंधला दिख रही है, क्योंकि ओस जो है वो हम दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में नहीं, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के, तो वो धुंधला धुंधला दिख रही है। लेकिन जैसे वो नजदीक आएगी ना तो साफ साफ दिखेगी कि वो कौन है, कौन सी लड़की है, वो आपको साफ साफ दिखेगी कि वो कौन सी लड़की है, ठीक है, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो आपको मेन समझ में आया कि गैसेस में किस तरीके से आपको रिफ्रैक्शन दिखेगा, ठीक है, सनराइज और सनसेट के बाद दिखता है। लिक्विड में आपको कैसे दिखेगा, जब भी आप मान लीजिए ये लिक्विड है, ये इसमें पानी है, ठीक है, तो आप कभी भी इसमें सीधा सरिया डालोगे ना, तो ये सरिया जैसे वाटर के तल से थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा ना, तो ये वहीं से बैंड दिखाई देगा, आपको थोड़ा सा बैंड दिखाई देगा, ठीक है, तो ऐसा लगेगा ना कि ये जो सरिया है ना वो सीधा नहीं है वाटर के अंदर, आपको ऐसा प्रतीत, ऐसा मान लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सरिया आपका सीधा है, पर फिर भी वाटर के अंदर उठा हुआ दिख रहा है। क्यों उठा हुआ दिख रहा है? क्योंकि वो अपवर्तन का सिद्धांत फॉलो कर रहा है, अपवर्तन का नियम को फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो जो आप सरिया डाल रहे हो ना, वो सरिया थोड़ा सा उठा हुआ महसूस होता है। अगर मान लो तलहटी पे कोई आप किसी ये आपके घर की टंकी है, ये आपके घर की टंकी के नीचे वाले हिस्से में, आप मान लीजिए यहाँ से आपका कॉइन ड्रॉप हुआ, कॉइन सिक्का, तो कॉइन जो है वो आपके निचले हिस्से में ऐसे करके गिर गया। अब ये जो कॉइन है ना वो एकदम तल पे नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि जबकि कॉइन तो तल पे पहुंचा है, लेकिन तल पे नहीं दिखेगा, वो कॉइन थोड़ा सा ऊपर महसूस होगा। ये जो इसके बीच का डिफरेंस है ना, वो क्यों दिख रहा है आपको? ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो ये जो आपके सिक्का है ना, वो भी अपवर्तन का सिद्धांत फॉलो कर रहा है। किसका सिद्धांत फॉलो कर रहा है? अपवर्तन का सिद्धांत फॉलो कर रहा है। किसका सिद्धांत फॉलो कर रहा है? अपवर्तन का सिद्धांत फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़की है, मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़की है, ठीक है, यहाँ पे कोई लड़की है और यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई लड़का है, अब ये लड़का जो है इस लड़की से बात नहीं कर रहा, बहुत दिन हो गया ये लड़की इससे बात नहीं कर रही है, तो लड़का गुस्सा आया, ठीक है, बहुत गुस्सा आया और इसको एक लात मार दिया, तो ये जो लड़की है ना यहाँ से उठ के गिर गई नीचे, ठीक है। जब ये नीचे गिरी तो ये लड़का यहाँ जाके हंस रहा है, खुश हो गया क्योंकि नीचे गिरा दिया, लेकिन फिर भी ये लड़की है ना ऊपर दिखेगी। ऊपर क्यों दिखेगी? क्योंकि ये रिफ्रैक्शन का नियम फॉलो कर रही है और इसीलिए ये ऊपर दिख रही है। रिफ्रैक्शन में हमेशा एक याद रखिएगा कि जब भी सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर आप रिफ्रैक्शन कर रहे हो, लिक्विड का द्रव के अंदर आप अगर अपवर्तन का सिद्धांत लगा रहे हो, तो अपवर्तन के समय द्रव जो है, द्रव के अंदर जो सामान है ना, वो थोड़ा सा अपने एक्चुअल डेप्थ से, मतलब वो जिस डेप्थ पर है उस डेप्थ से ऊपर दिखेगी। इसीलिए जो मछलियां होती है ना, वो अपने एक्चुअल डेप्थ पे नहीं दिखती है, वो अपने वर्चुअल डेप्थ पे दिखती है। मतलब आपको आभास होगा कि वो इस जगह पे है, लेकिन वो उसके नीचे होती है। इसीलिए जो कोई पकड़ने वाला होता है, अगर वो भाला मार के उसको पकड़ता है तो वो उस डायरेक्शन में भाला मारता है जहां उसका एक्चुअल डेप्थ है, उसके वर्चुअल डेप्थ पे वो नहीं मारता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक। इसके अब सॉलिड के अंदर क्या है? लेंस। जब भी आपका कोई लेंस होता है ना, ये लेंस मान लीजिए लेंस है, तो यहां से जो लाइटें आ रही है
वो इसको छेद के अंदर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। ये बाहर, अगर आपका लेंस के अंदर लाइट अंदर की तरफ नहीं जाएगी ना, जब जैसे आपके लेंस के लाइट अंदर की तरफ नहीं जाएगी तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। अगर मान लीजिए आपने, आपका आँख के अंदर लेंस ही है ना अभी तो आप लेंस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपको पता नहीं कन्वेक्स लेंस है आपके आँख के अंदर, तो अगर लाइट सामने से आ रही है और इसमें पड़ रहा है, अगर ये अंदर ना जाए तो आपको आपका ऑप्टिकल नर्व आपको दिखाए सही से उसको शो नहीं करेगा। तो इस जो नर्व के जो शो कर रहा है ना वो लेंस के कारण ही शो कर रहा है। तो ये सॉलिड में ना लेंस वर्क करता है। लिक्विड का मैंने ये बता दिया कि कोई भी चीजें अपने एक्चुअल डेप्थ से ऊपर दिखेगी वो लिक्विड के अंदर अपवर्तन का सिद्धांत फॉलो करता है। गैस के अंदर तारों का टिमटिमाना हो सनराइज, वो तारे एक्चुअल में टिमटिमाते नहीं है, लेकिन वहां पे जो एटमॉस्फेयर के अंदर आपके गैसेस हैं ना, इसी के कारण वो तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, एक्चुअल में वो नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका अपवर्तन। ये अपवर्तन जो होता है ना वो उसके कुछ मतलब एक सारणी बनी हुई है जिसको हम करते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, म्यू से डिनोट करते हैं। हीरा मतलब डायमंड, वो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.4। कांच का कितना होता है? कांच मतलब ग्लास का कितना होता है? ग्लास का होता है 1.5 मतलब 3/2 है। और उसके बाद वाटर का कितना होता है? जल लिखते हैं ना वाटर को, तो हाँ जल का कितना होता है? जल कैसे लिखा रही? जल का कितना होता है? जल का तो 1.3 है, तो इसको लिख सकते हैं 4/3 है, ये 3 है, ठीक है, समझिएगा, हाँ 3 है। उसके बाद वायु लिख दिए यहाँ पे, हाँ वायु लिखा जाएगा। तो वायु का कितना होता है? तो इसको 1.008 होता है, तो इसको हम 1 ही मानते हैं, ठीक है, 1 ही मानते हैं। और इसी के कंपेयर में हम सबको देखते हैं, ठीक है। ये सारा जो है ना, ये आप म्यू से प्रदर्शित करोगे, आप इसको सबको म्यू से प्रदर्शित करोगे, जब भी इससे पूछेगा ना म्यू से प्रदर्शित करोगे, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबका, ठीक है, ये सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है, हीरा का, कांच का 1.5 है, जल का जो होता है 1.3 है, और वायु का जो है 1.008 है, ठीक है। अब क्या होता है? अब इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है? कुछ फार्मूला होता है, ठीक है, उसी फार्मूला के अंदर न्यूमेरिकल्स बनते हैं रिफ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो RI का जो फार्मूला होता है, वो क्या क्या होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक फार्मूला होता है CYV, ठीक है, वो मैं उधर बता दूंगा, ये वो आप नोट कर लीजिएगा, तब मैं इधर बता दूंगा, ठीक है। एक होता है CYV और ये पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इसको म्यू से डिनोट करता है, सबसे पहला बात, ठीक है। एक होता है साइन I बटे में साइन R, ये स्नेल लॉ होता है, ठीक है। ये मैं लॉ ऑफ जब रिफ्रैक्शन लिखूंगा इसके अंदर तो उसके अंदर बता दूंगा। जो दूसरा लॉ है ना वो ये साइन I और साइन R ही है, वो स्नेल लॉ है, ठीक है, I R, ठीक है। और तीसरा जो लॉ होता है वो होता है रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ। ये पता है कब यूज करते हैं? जब इसमें मछली का क्वेश्चन आता है। इसमें क्या पता है क्या कहेगा आपको कि एक मछुआरा एक तल पे खड़ा है, एक मतलब किनारे खड़ा है, और वो एक मछली को देख रहा है। वो मछली उससे इतनी दूरी पर है, कितनी भी दूरी पे? x दूरी पे है, ठीक है, वो उसको देख रहा है, तो वो वर्चुअल देख रहा है, क्योंकि वाटर के अंदर कोई भी चीजें उठी हुई प्रतीत होती है, उठी हुई लगती है, वो अपने एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा उठा हुआ महसूस होता है, ठीक है, तो वो उठा हुआ दिखता है, तो वो अपने वर्चुअल डेप्थ पे, इतनी डेप्थ पे। अब क्या होता है कि वर्चुअल डेप्थ से रियल डेप्थ पे आपको एक्चुअल पे भाला फेंकना है। कि अगर मान लो आपने रियल में नहीं फेंका तो वो तो मछली भाग जाएगी, क्योंकि आपको तो दिख रहा है, वर्चुअल दिख रहा है, आभासी दिख रहा है, लेकिन आपको रियल जगह में मारना है। तो किस तरीके से आप रियल निकाल के उस वैल्यू पे ही उस भाले को फेंकोगे और तो वो मर जाएगी। और यहाँ पे आपको ये पूछता है कि आप बताइए, अगर वो आदमी इतनी दूरी पे खड़ा है ना, तो वो उसको कितना लंबा भाला चाहिए कि वो एक्चुअल
रियल डेप्थ पर उसको मार सके। किसको मार सके? मछली को मार सके। ठीक है, और ये जो साइन आई साइन आ रहा है ये भी बता रहा हूं, और CYV ये भी बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, मैं इसको यहाँ इरेज करके आपको एक्चुअल बताता हूँ। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होता है, आपका जो CYV है ना, उसमें क्या, ये क्या है देखिए, जो आपका CYV है वो क्या होता है, इसका CYV का मतलब क्या होता है देखिए, ये होता है निर्वात में चाल। निर्वात में मतलब प्रकाश का वेग, मतलब प्रकाश का, पूरा लिख दे रहा हूँ वरना लोग आप बहुत कंफ्यूज होता है। प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग, और ये आपका जो v है ना वो होगा माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है वो देखिए। अगर आपको इसमें मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि मेरे घर में, मतलब मेरे अपने घर में लगा लीजिए, मेरे घर में प्रकाश का वेग, अब माध्यम से टकरा ही के आपका घर में जो प्रकाश आ रहा है वो आएगा। ठीक है, मेरे घर में प्रकाश का वेग 1.5 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो मेरे घर का RI क्या होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। अब ये निकालना आ गया तो अब माथा पकड़ के सब कोई बैठ जाएगा कि भाई ये कैसे निकलता है, अब तो पल्ले तो नहीं पड़ रहा है, अब कैसे निकलता है। तो अब इसके लिए क्या करा जाएगा, इसके लिए कुछ नहीं किया जाएगा, इसके लिए सिर्फ बने रहना पड़ेगा, GS ज्ञान घोष के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बने रहना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करोगे आप पता है, देखो आपको एक वैल्यू पता है, वैक्यूम में प्रकाश का वेग आपको पता है, क्या पता है आपको, क्या पता है बताइए ना, क्या पता है, ये पता है ना, ये होता है। और माध्यम में प्रकाश का वेग कितना बोला है, 1.5 गुना 10⁸ बोला है। अब म्यू का वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना, अब इससे अगर इसको काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा ना, तो 2, तो इसका म्यू का जो वैल्यू आया ना वो 2 आया, मतलब इससे 2% 2 म्यू चमकीला आपका प्रकाश का वेग है, इसमें है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आपका, मैं बता दे रहा हूं, इसके अंदर आपका ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या तो फिर क्या आएगा कि आपको ये वैल्यू, तो इस वैल्यू में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू एकदम कांस्टेंट है, लाइट की स्पीड इतनी होती ही होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है। ये जब भी आपने स्टार्टिंग किया होगा, अगर लाइट आपने पढ़ा भी होगा ना, तो लाइट के अंदर आपने पढ़ते ही देखा होगा कि लाइट की स्पीड इतनी होती है, वो कांस्टेंट है, वो सारे बुक में एक मिलेंगे। ये इसको चेंज कर सकता है एग्जामिनर, ये पेपर बनाने वाला है वो इसको चेंज कर सकता है कि आप मीडियम में इसके जगह कुछ भी डाल सकता है, मतलब इसके जगह 4-5 भी दे सकता है, क्या दे सकता है, 4-5 भी दे सकता है, क्या देख सकता है, 4-5 भी दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ठीक है, 1.45 दे सकता है, तो यहाँ 4-5 लगेगा, तो ये 4-5 के अकॉर्डिंग कटेगा, 3-1 एक बार में और ये 5 बार में, तो 1 और 5 1.5, तो ये जैसे आप काटने की कोशिश करोगे ना वैसे कटेगा। आप बस इसके नीचे वाले के अंदर चेंजिंग ला सकते हो, अन्यथा और किसी के नहीं। और लेकिन कभी कभी क्या होगा ना, म्यू आपको दे देगा, बोलेगा ना कि ये जो म्यू है ना, ये जो जगह है हमारा वो इतना चमकीला है, 2 चमकीला है, तो बताइए कि ये जो वैल्यू है आपका माध्यम है वो कितना होगा, माध्यम के वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जब आप इससे इसको काटोगे ना तो इसका वैल्यू आएगा 1 गुना 10⁸, जब इसको इससे डिवाइड करोगे, तो जैसे ही डिवाइड करोगे ये वैल्यू आएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आगे पीछे करके क्वेश्चन बना सकता है। तो ये अगर आपने समझ गया कि CYV होता है, तो आप आराम से निकालोगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो आपका एक
ये फॉर्मूला है साइन आई बटे में साइन आर, ठीक है। उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने लिख लीजिएगा। इसके पहले मैं एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत छोटा है वो, एक बार मैं समझ लीजिए। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, ये हमारा तल है और यहाँ पर ये नॉर्मल एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? ये हमारा नॉर्मल एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? नॉर्मल एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारा तल है, ये हमारा तल है जिससे हमारी किरणें टकराएगी। ये जो आ रहा है ना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट आ रहा है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट टकरा के हमारा एक कोण बनाएगी और ये डिफ्रैक्ट होकर नीचे चली जाएगी, ठीक है। जैसे ही ये एंगल बना है ना, मान लीजिए एंगल 60 डिग्री का बना है। कितने डिग्री का बना है? 60 डिग्री का। और ये 30 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। तो ये एंगल है ना वो इंसिडेंट का है और ये एंगल आर का है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा ना कि जो इंसिडेंट रे है, क्या रे है? इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और नॉर्मल एक्सिस है, नॉर्मल एक्सिस है, और रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। वो लाई करेंगे एट द सेम प्लेन। क्या? लाई एट द सेम प्लेन है, सेम प्लेन। तो सेम प्लेन की जब बात की जाती है ना, तो कौन सा बात किया जाता है? ये वाला प्लेन है ना। ये प्लेन की बात कभी नहीं करना आप। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि कौन सी प्लेन की बात की जा रही है, इस प्लेन की बात की जा रही है कि इस प्लेन की बात की जा रही है। तो हमेशा उसमें याद रखना ना कि इस प्लेन की बात की जा रही है, इस प्लेन की बात की जा रही है, इस वाले प्लेन की बात की जा रही है, उस प्लेन की बात नहीं की जा रही। और दूसरा जो इसका रिफ्रैक्शन का लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, वो होता है स्नेल लॉ। क्या होता है? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। वो होता है साइन आई, साइन आई बटे में साइन आर। क्या होता है? साइन आई बटे में साइन आई बटे में साइन ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां पे आपको एक एंगल दिया जाएगा, दूसरा एंगल निकालने के लिए बोला जाएगा और साइन के साथ निकालने के लिए बोला जाता है। इसीलिए आपको त्रिकोणमितीय टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि उसमें साइन की वैल्यू दी रहेगी। तो साइन का वैल्यू अगर आपको याद है तो आप वहां पुट करना, आंसर आपका निकलते जाएगा, ठीक है। ये जो दूसरा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने बताया था ना, दूसरा, एक पहला वाला तो CYV बता दिया था, और दूसरा वाला जो फॉर्मूला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो यही है, साइन आई बटे में साइन आर। क्या है? साइन आई बटे में साइन आर। और तीसरा वाला है रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ, ठीक है। तीसरा वाला है रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ, ठीक है। तो इस तरीके से सारा का सारा क्वेश्चन मिला हुआ, ठीक है। तो ये अब मैं आपको बताऊंगा कि स्नेल लॉ से आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये दूसरा फार्मूला, जैसे कि पहला वाला फार्मूला मैंने बता दिया था जो कि CYV पे था, जिसमें मैंने ये बताया था कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड और मीडियम में लाइट की स्पीड को डिवाइड करके म्यू कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। और यहाँ पे क्या साइन आई साइन आर है, जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का दूसरा नियम भी है, साइन ये स्नेल लॉ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक वैल्यू म्यू एक है पहला वाला में म्यू जो एयर के अंदर है, ठीक है। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 दिया हुआ है जो कि मीडियम के अंदर है। अब इसको मुझे अगर मेरे को कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस दे के रखा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने के लिए बोला है, तो मैं कैसे निकालूंगा? अब इसको फॉर्मूला पे पुट करोगे इस फॉर्म में। जैसे पुट करोगे UA का वैल्यू जो है, इसको UA मान लेते हैं, UA का वैल्यू साइन 60 हो गया। साइन का वैल्यू कितना यहाँ पे दिया हुआ है? 60 दिया हुआ, तो साइन 60 रख दिया। अब UM के अंदर UM का वैल्यू जो है वो मेरा √3 है, ये √3 है, सॉरी है √3 दे दिया। अब यहाँ साइन R का वैल्यू निकालना है मेरे को। किसका वैल्यू निकालना है? साइन R का। तो साइन R का जो वैल्यू निकालोगे ना, आपको यहाँ पे रखोगे, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, और यहाँ पे √3 दिया हुआ है, तो √3 दिया हुआ साइन R के लिए, तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 1/2। साइन R यहाँ से यहाँ पुट हो जाएगा। 1/2 साइन का किस वैल्यू पे है? 1/2 साइन के किस वैल्यू पे? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। जो 1/2 साइन 30 का वैल्यू रखोगे तो आपका साइन R का जो मान है वो यहाँ पे
30 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। और फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, आपने काउंट कर लिया 30 डिग्री आया। इसके अंदर एक और क्वेश्चन आ सकता है, आपको यहां पे ये पूछ सकता है कि इसके अंदर जो डेविएशन हुआ है ना, इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर आने के अंदर डेविएशन कितना हुआ है। आप दोगे ना 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री का डेविएशन आया। ठीक है, हमेशा यह याद रखिएगा। और रेयर डेंसर मीडियम में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो मुझे बताएगा, मैं आगे बता दूंगा रेयर डेंसर मीडियम क्या होता है। वैसे मैंने इस वीडियो में जितना बताया है वो बहुत एनफ है आपके रिफ्रैक्शन समझने के लिए। इसके बाद एक और फॉर्मूला है, वो एक्चुअल डेप्थ और रियल डेप्थ वाला, उसके ऊपर मैं 2 क्वेश्चन करा दूंगा, वो भी आपको पूरा फुल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बात और डाउट लोगों को रहता है कि ये वीडियो हम कितने कौन से क्लास वाले देखें, तो देखिए आप 10 क्लास में हो तो आप देखो ही देखो, क्योंकि आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा। जो मेरा वीडियो देख रहा है अगर वो इसका 10% भी समझ गया ना तो वो 10 क्लास ऐसे निकाल देगा। ठीक है, अगर उसने वो 100% समझ गया ना तब वो लड़का तैयार हो गया कंपटीशन के लिए। ठीक है, वो कंपटीशन के लिए तैयार हो गया। ठीक है, एसएससी जीडी वाले और आप जो तैयारी करो आरपीएफ वाले, एलपी टेक्नीशियन में जितने कोई भी साइंस अगर आता है ना, आपके सिलेबस में साइंस है ना, तो आप मेरा वीडियो देखो, आप मतलब कोई आपको बीट नहीं करता, अनबीटेबल बन जाओगे आप। आप इतना रिफ्रैक्शन में अगर किसी को जाके बोल दोगे ना, वो बोलेगा कि आप बुक से तो नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, आप बुक से, क्योंकि आपको ना एक बुक के अंदर कोई इतने बढ़िया से समझा सुलझू के नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये जो डाटा मैं दे रहा हूँ ना, ये जो आपको बता रहा हूँ, ये मेरे यहाँ स्टोर है, ये मैंने इतने बुक का स्टडी किया है और उसके बाद ये मुझे मिला है, और इतना डाटा मैंने रिसर्च किया है उस चीज़ के ऊपर, तो मुझे ये डाटा, ये सारा कुछ मुझे मिला है। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैं आपको कंपाइल करके एक जगह दे रहा हूँ ना, ये आप बहुत मेहनत करोगे ना तब जाके आपको कहीं भी जाकर मिलेगा। तो ये जो कंपाइलेशन है आप इसको नोट डाउन करो और ये लिखो, ये पढ़ो, ये जानो, और ये एक बार ये पढ़ के जाके पेपर दो, अगर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एसएससी जीडी कितनी औकात की है, आप एसएससी जीडी फाड़ दोगे। ठीक है, फाड़ दोगे, ये आपका तो खोपड़ी में छेद होगा डायरेक्ट पेपर के। उसके बाद ये आप एसएससी जीडी आरपीएफ और जितने भी आने वाले कंपटीशन एग्जाम में सबके लिए पढ़ो, दरोगा उरोगा किसी के लिए पढ़ो, बिहार दरोगा उरोगा किसी के लिए पढ़ो, सब में निकल जाएगा। वैसे भी उसमें साइंस ही ज़्यादा पूछता है। ठीक है, बिहार दरोगा में खासकर साइंस वाइंस ज़्यादा है, और जीके ज़्यादा, जीके और पूछता है। उसमें मैथ 10 नंबर का, अगर किसी का मैथ अगर वीक हो तो आप कोशिश करो कि आप बिहार दरोगा का फॉर्म भरो, कोशिश करो बिहार दरोगा को फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा मैथ जिसका कमजोर है, क्योंकि 10 नंबर का मैथ पूछता है, और वो भी 10 नंबर का मैथ ऐसा पूछता है ना कि अगर उसने एक्चुअल में कभी मैथ सही से अगर उसने पढ़ा है ना, कभी भी मतलब कभी भी मैथ उसने प्यार से पढ़ा है ना, थोड़ा बोड़ा भी कहीं किसी भी चैनल पे या तो कहीं पे भी, वो बना देगा, कम से कम 5-6 क्वेश्चन बना देगा। तो आपको उस चीज़ से डरना नहीं है, आप मैक्सिमम। और एसएससी जीडी वालों को बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहोगे ना तो मैं इसी चैनल पर आपको 8-10 महीने का करंट अफेयर पढ़ा दूंगा। अगर आप ये हर उस लड़के तैयारी करने वाले, एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले लड़कों तक पहुंचाइए वीडियो कि उनका भाई आ चुका है यूट्यूब के ऊपर, और उनको एक ऐसा कंपटीशन की तैयारी करवाएगा ना कि उनको कोई compete नहीं कर पाएगा, और बिना फीस के। ठीक है, जो आपको फाउंडेशन में फीस दे के पढ़ना पड़ता है ना, वो आपको मैं यहाँ फ्री में पढ़ाऊंगा, और ये मेरा वादा है कि जो फाउंडेशन के लड़के हैं ना, आप उसको बीट कर दोगे। तो ऐसे ऐसे जो इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप बने रहिए जीएस की आरसी कोच के ऊपर, और मेरे वीडियो को इतने दूर तक पहुँचा दीजिए ना कि लोगों को पता चले कि हाँ कोई आया है फ्री में पढ़ाने के लिए, जो हमें कंटेंट पढ़ा रहा है, अपना फाउंडेशन कोर्स बेचने के तलाश में नहीं है। तो मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को जनमानस तक पहुंचाइए, और अपने भाई के चैनल को एक बढ़िया यूट्यूब के अंदर बहुत बढ़िया एक चैनल बनाइए। तब तक के लिए हम आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।